नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इतिहास विषय से अध्याय 10 शहरी एवं ग्राम्य जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। इसका फैलाव विस्तृत क्षेत्रों में था। वहाँ का शासक सम्राट अशोक एक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक थे और उनके काल में मौर्य साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। हम अगर मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रों को देखें तो ये मौर्य साम्राज्य का फैलाव है। इसका फैलाव आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान एवं भारत के विस्तृत क्षेत्रों में, यानी कि यहाँ दक्षिण भारत में देखेंगे तो इसका फैलाव कर्नाटक तक था। तो मौर्य साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह संभव तभी हो पाया जब यहाँ का शासक शक्तिशाली थे। यानी कि अगर मौर्य साम्राज्य के शासक को देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैला रहा। लेकिन अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर हो गए और उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से उन क्षेत्रों में अनेक राज्यों का उदय हुआ, अर्थात छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। उन राज्यों में अगर देखेंगे तो शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कलिंग वंश आदि मुख्य रूप से थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके किया था। यानी कि कर्ण वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त के शासनकाल में उनका सेनापति था और उन्होंने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। फिर कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव कर्ण ने की थी, जो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके की थी। यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव कर्ण ने कर दी और उसने कर्ण वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था और इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम शासक सिमुक थे और प्रमुख शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम आता है। इसी तरह कलिंग जो था सो उड़ीसा के क्षेत्र में था और यहाँ का प्रमुख शासक खारवेल था। उसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भागों में हिंदू यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शकों का शासन रहा। यानी कि शक के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया गया। ये मध्य एशिया के, यानी कि शक जो थे वह मध्य एशिया के घुमक्कर जनजाति था, जो भारतीय क्षेत्रों में पंजाब, काठियावाड़, सौराष्ट्र, उज्जैन आदि के क्षेत्रों में अपना शासन किया। उसके बाद कुषाण वंश का यहाँ शासन रहा। कुषाण वंश का शासन मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत, पेशावर, कश्मीर आदि क्षेत्रों में रहा। कुषाण वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस पाठ में हम लोग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व अर्थात मौर्योत्तर काल से तात्पर्य हुआ मौर्य काल के बाद का जो काल है, उस काल की सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, उस समय किस तरह से व्यापार का अभूतपूर्व प्रगति हुई, इसके बारे में हम लोग
पढ़ेंगे। इस समय जो है सो राजनीतिक परिवर्तनों का काल था, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो रही थी, विशाल साम्राज्य का अंत हो रहा था। लेकिन उसी काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरह व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों की खोज की तथा पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते की भी खोज की, जिसके कारण मौर्योत्तर काल में कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार का काफ़ी विकास हुआ। अब इस काल में खेती का विकास भी काफ़ी हुआ। खेती के विकास का महत्वपूर्ण कारण था लोहे का प्रयोग। हम लोग पढ़े थे कि खेती का विकास बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उस समय उत्पादन उतना अधिक नहीं होता था जिससे लोग उसको बाजार में बेच सकें। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई और लोहे की जानकारी के पश्चात जब इसका कृषि उपकरण बनाए जाने लगे, यानी कि लोहा का प्रयोग अब खेती में जब किया जाने लगा, तो खेती की उत्पादकता में वृद्धि हुई। और जब खेती की उत्पादकता में वृद्धि हुई तो राजा को कर की प्राप्ति अधिक हुई, और कर की प्राप्ति हुई तो विशाल साम्राज्य की स्थापना होने लगी। और राजा ने भी अब खेती पर ध्यान दिया और उन्होंने सिंचाई के साधनों का विकास किया, जिससे उत्पादकता बढ़ी और राजा को राजस्व की प्राप्ति में भी वृद्धि हुई। तो खेती में जब लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे। ऐसा करने से खेती की उत्पादकता बढ़ी। साथ ही लोहे का जब हम प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि लोहे का जब प्रयोग करने लगे, तो जंगलों को साफ करने में एक आसानी हुई, जिससे खेती के क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ। और इसके अलावे खेती के विकास में लोहे का औजार तो साथ दिया ही, अधिरोपण तकनीक का विकास हुआ। अधिरोपण तकनीक से तात्पर्य है कि बीज को खेत में डाला जाता था, और जब बीज तैयार हो जाता था, यानी कि छोटा सा पौधा निकल आता था, तो उसको उखाड़ के फिर दूसरे जगह रोप दिया जाता था। जैसे आजकल भी हम लोग धान का देखते हैं, धान का सर्वप्रथम बीज डाला जाता है और उसके पश्चात बीज को जब पौधा छोटा सा पौधा हो जाता है तो उसको फिर से दूसरे जगह रोप दिया जाता है। इस रोपण पद्धति से क्या हुआ, कृषि उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई। अब कृषि उत्पादन की वृद्धि में एक सिंचाई की भी व्यवस्था महत्वपूर्ण रही। पहले जो खेती होती थी, यानी कि प्रारंभिक काल में जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था, उस समय खेती मानसून पर निर्भर करती थी, यानी कि जब वर्षा होती थी तो फसल अच्छी होती थी और सूखा होता था तो इस स्थिति में कृषि अच्छी नहीं होती थी। लेकिन प्राचीन काल से ही वैदिक काल के बाद हम देखते हैं कि सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। इन सिंचाई के साधनों में नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग किया जाता था। मौर्य काल में राजा के द्वारा सिंचाई के साधनों का विकास किया गया था, नहरों का निर्माण किया गया था। इससे जो है सो कृषि उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। हमें सुदर्शन झील के बारे में जानने को मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण भी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। यह गुजरात में स्थित है। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आए भूकंप, भयंकर तूफान के कारण इसका तटबंध टूट गया और सारा पानी बह गया। उसके बाद फिर इस झील का पुनरुद्धार रुद्रदामन ने करवाया था, जिसका उल्लेख हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो फिर जो है रुद्रदामन के द्वारा इस झील को बनवाया गया, जिससे फिर से सिंचाई किया जाना आसान हुआ। रुद्रदामन के बाद जो है सो पुनः गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो इस तरह राजाओं के द्वारा सिंचाई के साधनों के विकास में किया गया और जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। और जब कृषि
की उत्पादकता में वृद्धि हुई तो यह वाणिज्य और व्यापार के विकास में मदद किया। यानी कि सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों की खेती के कार्य में रोजगार मिला, साथ ही साथ उसकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। यानी कि अब राजाओं को कर की प्राप्ति भी अधिक होने लगी, और जब राजाओं की कर की प्राप्ति अधिक होने लगी तो उन्होंने महल बनाने, सेना रखने, किला बनाने के लिए साधन उनको उपलब्ध हो गया, और अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया, और जब उद्योग का प्रोत्साहन मिला, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा, तो उसने जिसका परिणाम हुआ व्यापार का विकास, और इससे जो है सो धीरे धीरे व्यापार का विकास हुआ। अब इस काल में वाणिज्य एवं व्यापार का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया। यानी कि मौर्य शासकों द्वारा भी जो है सो अनेक मार्गों का निर्माण किया गया। उन मार्गों में पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। यानी कि पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर क्षेत्र में तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति, यानी कि ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में था, जो समुद्र के किनारे था, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक सामानों को ले जाने में आसानी हुई, जिससे व्यापार का विकास हुआ, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में भी भेजने में मदद मिली। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी जुड़ गए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के राज स्थापित होने से मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। उस समय एक रेशम मार्ग था जो मध्य एशिया से भारत होते हुए यह चीन तक जाता था। चूँकि इस मार्ग से रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से व्यापार होता था, और इसमें रेशम का व्यापार मुख्य रूप से होता था, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता था, रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। रेशम चीन में होने वाला रेशम का व्यापार इसी मार्ग से होता था। तो रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम भारत निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत आदि के आभूषण का बहुत बड़ा ग्राहक था। तो इस तरह से मौर्योत्तर काल में व्यापार जो है सो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप एवं पूर्वी क्षेत्रों से होता था, और व्यापार के दृष्टिकोण से यह काल जो है, यानी कि मौर्योत्तर काल जो है सो काफ़ी विकसित था। यानी कि व्यापार इस काल में काफ़ी समृद्ध रूप था, और व्यापार बड़े पैमाने पर इसमें होता था। अब दूसरे दिन हम लोग इसी पाठ का, यानी कि दूसरे वीडियो में इस पाठ का संगमकालीन व्यापार के बारे में देखेंगे। इसके अलावे व्यापार से किस तरह से जो है आर्थिक उन्नति हुई, और इसके अलावे इसका प्रभाव, यानी कि व्यापार का प्रभाव जो है सो किस प्रकार आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में देखने को मिला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरे वीडियो में इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद।